कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बातचीत जो बिल्कुल आम सी शुरू हुई थी अचानक एक बड़ी लड़ाई में बदल गई? और लड़ाई खत्म होने के बाद दिमाग में बस यही चलता रहता है कि ये सब हुआ कैसे? आज हम इसी पैटर्न को समझने वाले हैं। हाँ, यही सवाल दिमाग में घूमता है। बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस उलझन के पीछे ना अक्सर एक सोची समझी वजह होती है। एक ऐसा तरीका जिसे बातचीत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ भड़काने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, जब कोई लगातार उकसाता रहे जब तक कि कोई बड़ी प्रतिक्रिया ना मिल जाए, तो ये समझना जरूरी है कि ये शायद कोई आम बहस नहीं है। ये बेटिंग हो सकती है, मतलब चारा डालकर फंसाने की एक कोशिश। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। इस पूरे खेल में मकसद बातचीत करना या कोई हल निकालना होता ही नहीं है। मकसद सिर्फ एक होता है, सामने वाले से एक इमोशनल रिएक्शन निकलवाना। तो चलिए इस मैनिपुलेटिव पैटर्न को, जिसे बेटिंग कहते हैं, जरा और करीब से देखते हैं। तो बेटिंग असल में एक ऐसी चालाकी है जहां कोई जानबूझकर कुछ ऐसा कहता या करता है जिससे गुस्सा आए, कोई दुखी हो, और जैसे ही वो रिएक्शन मिलता है ना, सारा ध्यान उनकी हरकत से हटकर उस रिएक्शन पर चला जाता है। बस उनका मकसद पूरा हो गया। ये स्लाइड इस अंतर को एकदम साफ कर देती है। एक नॉर्मल बहस का मकसद होता है किसी समाधान पर पहुंचना, लेकिन बेटिंग में मकसद सिर्फ एक रिएक्शन होता है और तरीका उकसावा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोई ऐसा करता क्यों है? किसी को किसी के रिएक्शन की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली तो ये कि किसी को अनबैलेंस्ड करके खुद को ज्यादा कंट्रोल में महसूस करना। दूसरी, उस रिएक्शन को ही बाद में उसी इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करना। तीसरी, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए सारा इल्ज़ाम सामने वाले पर डाल देना। और चौथी, खुद को ये तसल्ली देना कि हाँ, वो अब भी किसी पर इमोशनली असर डाल सकते हैं। अब इस जाल को पहचानने के लिए इसके संकेतों को समझना सबसे पहला कदम है। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो इस चक्र में फंसने से बचा जा सकता है। हो सकता है कि आप बेटिंग का शिकार हो रहे हैं। अगर कोई कमेंट आपको बेवजह चुभने वाला या सीधे तौर पर निशाना बनाता हुआ लगे, या फिर जब लगे कि सामने वाला बातचीत से ज्यादा आपके रिएक्शन में इंटरेस्टेड है, एक ऐसी फीलिंग आए कि आपको अपना बचाव करने या गुस्सा करने पर मजबूर किया जा रहा है, और आखिर में जब पूरा मुद्दा ही पलट जाए और अचानक सारी गलती आपकी निकाल दी जाए। तो जब ये पैटर्न पहचान में आ जाए तो इससे डील करने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे पहले जवाब देने से पहले रुकें। एक पल का ठहराव बहुत ताकतवर होता है। फिर एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, यहाँ असल में हो क्या रहा है? ये छोटा सा ब्रेक आपको उस इमोशनल जाल से बाहर निकलने का मौका दे सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, हर उकसावे पर जवाब देना ज़रूरी नहीं है। किसी ऐसे इंसान को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है जो गलत समझने पर ही तुला हो, और सिर्फ इसलिए किसी बातचीत में उलझे रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई आपकी एनर्जी खींचना चाहता है। आप चाहें तो बहुत शांति से अपनी एक बाउंड्री तय कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, अगर मुझसे इस तरह बात की जाएगी तो मैं ये बातचीत जारी नहीं रखूंगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, जब यह बातचीत सम्मान के दायरे में होगी तब मैं बात करने को तैयार हूं। और एक और सीधा तरीका है ये कहना, मैं किसी ऐसी चीज पर अपना बचाव नहीं करूंगा जिसका मकसद ही सिर्फ मुझे भड़काना है। ये तरीके बातचीत को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल पीस को बचाने का एक तरीका है। तो कभी-कभी सबसे हेल्दी जवाब होता है एक साफ बाउंड्री तय करना, और कभी-कभी सबसे हेल्दी जवाब होता है कोई जवाब न देना। आपकी खामोशी भी एक बहुत शक्तिशाली जवाब हो सकती है। आखिर में ये सारी बात एक बहुत ही बुनियादी फर्क पर आकर टिकती है। क्या किसी बातचीत का आधार एक दूसरे को समझना है या एक दूसरे पर कंट्रोल करना? जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, एक अनहेल्दी कम्युनिकेशन जालों और इल्ज़ामों पर बना होता है जिसका मकसद सिर्फ कंट्रोल होता है। वहीं एक हेल्दी कम्युनिकेशन सुरक्षा, सम्मान और चीज़ों को सुधारने की क्षमता पर आधारित होता है। हर कोई ऐसे रिश्ते डिजर्व करता है जहां मकसद एक दूसरे को समझना हो, एक दूसरे को काबू करना नहीं।